अनाथ बहनों ने बनाए जन्माष्टमी पर कृष्ण जी के पत्ते के कपड़े। राधा और मीरा दोनों बहनें थीं। उन दोनों बहनों का इस दुनिया में कोई भी नहीं था। वो दोनों एक अनाथ आश्रम में रहती थी। ए, सारे बच्चे नीचे आकर खाना खा लो। कंचन उस अनाथ आश्रम की टीचर थी। दीदी चलो हम भी खाना खाने चलते हैं। दोनों बहनें भी खाना खाने लगी थी कि तभी मीरा को कुछ याद आया। क्या हुआ? दीदी हम लड्डू गोपाल जी को तो ले जाना भूल ही गए। अरे हाँ, दोनों बच्चियों के पास एक छोटी सी कृष्ण जी की मूर्ति थी जिसे वो दोनों ही अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। मीरा ने कृष्ण जी की मूर्ति को उठाया कि तभी कंचन ने उन्हें रोक लिया। क्या है यहाँ? दोनों बहनें डर गई। दिखाओ मुझे। कंचन ने नन्ही मीरा के हाथों से मूर्ति छीन ली। अच्छा, तो ये चीज तो मुझसे छिपा रही थी। हमारे गोपाल जी को दे दो। अच्छा, मुझसे जुबान दराजी। रुक, तुझे बताती हूँ। आज जब सभी बच्चे खाना खाकर निपट जाएंगे तो तुझे ही पूरे हॉल को साफ करना है। पर हमारी तू भी बोली। चल, अब तू भी इस काम में उसकी मदद करेगी। और अगर तुम दोनों ने बचने की सोची तो बात समझ आई। कंचन ऐसे बोलते हुए कृष्ण जी की मूर्ति लेकर चली गई। दोनों बहनें बहुत डर गई थी। दीदी अब लड्डू जी क्या खाएंगे? दोनों बहनें रोने लगी कि तभी वहां पर बावर्ची खाने का बावर्ची आ गया। अरे बच्चों, ऐसे खड़े क्यों हो? अंदर जाओ और जल्दी से खाना खा लो। बावर्ची ने उन्हें बैठाया, लेकिन दोनों बच्चियों ने एक निवाला भी अपने मुंह में नहीं डाला। लड्डू गोपाल जी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। जब तक गोपाल जी मुझे नहीं मिलेंगे मैं खाना नहीं खाऊंगी। मीरा ने ऐसा बोला ही था कि तभी उन्हें कंचन खिड़की से बाहर जाती हुई दिखाई देती है। देख मीरा, ये गंदी मैडम चली गई। चलो दीदी चुपके से लड्डू गोपाल जी को इन डायन अम्मा से बचाकर ले आते हैं। दोनों बच्चियां दबे पांव कंचन के कमरे की तरफ जाने लगती है और बिल्कुल आराम से दरवाजा खोल देती है। गोपाल जी कहाँ हो? आवाज दो। काफी देर ढूंढने के बाद मीरा को मूर्ति दिखाई देती है। दीदी मुझे मिल गई, मिल गई। श्श्श, श्श्श। काफी देर ढूंढने के बाद मीरा को मूर्ति दिखाई देती है। मीरा ने जल्दी से जाकर मूर्ति को उठाया और दोनों बहनें जैसे ही वापस जाने के लिए मुड़ी। इन लड़कियों का चल क्या रहा है यहाँ? कंचन को देखते ही दोनों बच्चियों की सांस गले में आ गई। मेरे मना करने के बावजूद भी तुम्हारी मेरे कमरे में आने की हिम्मत कैसे हुई? सॉरी, हमें माफ कर दो। अच्छा, माफी चाहिए? मिलेगी, लेकिन माफी नहीं, सजा। तैयार हो जाओ। ऐसा बोलकर कंचन ने वहीं रखा कोड़ा उठा लिया। दोनों बहनें मार के डर से कंचन को धक्का देकर भागने लगी। अच्छा, मुझसे होशियारी अभी बताती हूँ। दोनों बहनें बहुत ज्यादा डर गई थी। कंचन भी पीछे ही थी कि तभी राधा को आश्रम का मेन गेट खुला हुआ दिखाई दिया। मीरा मेरा हाथ पकड़। दोनों बहनें एक दूसरे का हाथ पकड़कर तेजी से भाग आश्रम से निकल गई। अब वो बुरी मैडम नहीं आ रही है ना? तू डर मत, अब वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। दीदी, लेकिन अब हम कहाँ जाएंगे? पता नहीं। लड्डू जी हमें कोई रास्ता दिखाओ ना। दोनों बहनें ऐसा बोल ही रही थी कि तभी उन्हें सड़क के किनारे एक खाली झोपड़ी दिखाई देती है। उसकी दीवारें मिट्टी की थी और छत पत्तों के थे। देखो मीरा घर। अरे वाह, चलो दीदी इसके अंदर चले। दोनों बहनें झोपड़ी के अंदर चली जाती है और अपनी रात उसी के अंदर बिताती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। वो दोनों बहनें उसी झोपड़ी के अंदर अपना गुजारा करती है। वहां के रहने वाले लोग दोनों बच्चियों को देखकर खाने पानी से उनकी मदद कर देते हैं। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। दीदी जल्दी आओ, आज पड़ोस वाली दीदी ने मुझे ये जलेबियां दी है। बहुत ही गर्म गर्म है, मजा आ जाएगा। ये आप क्या कर रही हो? मेरी गुड़िया के कपड़े बना रही हूँ। देख, ये कमीज सलवार और ये वाली फ्रॉक है, कैसी है? वाह, मगर दीदी आपकी गुड़िया कहाँ है? वो तो हम वही भूल आए थे। आंखें मीच, अब खोल। ये कहाँ से आई? कितनी प्यारी है। जानती है, एक डॉगी इसे मुंह में दबाकर ला रहा था और उसने इसे हमारे दरवाजे के आगे फेंक दिया, तो मैंने इसे उठा लिया। अरे वाह, प्यारी डॉगी। तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? दोनों बहनें ऐसे ही छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढ लेती है और इसी तरह से खुशी खुशी रहती हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और अब कृष्ण जन्माष्टमी आने वाली थी। दीदी
लड्डू जी का जन्मदिन आने वाला है। आश्रम में तो हम कितने अच्छे से कृष्णा जी का जन्मदिन मनाते थे, नए नए कपड़े पहनाते थे। लेकिन अब तू निराश मत हो, हम इस बार भी देखना बहुत अच्छे से जन्माष्टमी मनाएंगे। पक्का? पक्का। लेकिन दीदी, हमारे पास तो नया कपड़ा ही नहीं है। सही कहा। दोनों बहनों ने बहुत ज्यादा सोचा। सोचते सोचते उनकी नजर अपनी झोपड़ी पर डले छप्पर पर पड़ती है। मीरा, मिल गए कपड़े? कहाँ? वो देख। मतलब क्यों ना हम लड्डू जी के लिए पत्तों से कपड़े बनाएं? हमारे गोपाल जी हमारी सारी परिस्थितियों को जानते हैं, उन्हें देखना पत्तों के कपड़े भी पसंद आएंगे। सही कहा। चलो दीदी, अच्छे अच्छे पत्ते लेने चलते हैं। दोनों बहनें जंगल में पत्ते ढूंढने चली जाती हैं। कुछ दूर चलकर उन्हें केले का पेड़ दिखाई देता है। दीदी देखो, कितना बड़ा पत्ता, इसे ही ले लेते हैं। और दीदी, केला? हाँ हाँ, केला भी तोड़ ले। दोनों बहनों ने किसी तरह से केले का एक बड़ा पत्ता तोड़ लिया और उन्होंने केले भी खाए। इसके बाद मीरा को एक छोटे छोटे फूलों वाली एक झाड़ी दिखाई देती है। ये फूल तो किस लिए ले रही है? मैं लड्डू गोपाल जी के लिए इससे माला बनाऊंगी। अच्छा, मैं भी मदद करती हूँ। दोनों ने मिलकर पत्ते और फूल ले लिए। घर आकर राधा ने उस बड़े से पत्ते में से एक धोती और एक रुमाल बनाया और नन्ही मीरा ने अपने हाथों से फूलों की माला बना दी। जन्माष्टमी के दिन। दीदी, समय हो गया, चलो लड्डू जी को कपड़े पहनाते हैं। दोनों बहनों ने कृष्ण जी को अपने हाथों से बने हुए कपड़े पहनाए। पत्तों की धोती, पत्तों का गले का रुमाल और एक लाल लाल फूलों की माला। हमारे लड्डू गोपाल कितने अच्छे लग रहे हैं। दोनों बच्चियां हाथ जोड़कर बैठ गई थी कि तभी जादू से वहां पर मक्खन की मटकी आ जाती है। दीदी। हाँ। दोनों बहनें चौंक गई थी कि तभी वहां पर एक बहुत तेज चमकदार रोशनी चमकती है और स्वयं कृष्ण जी अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। दोनों बच्चियां कृष्ण जी का रूप देखकर बस हैरान हो गई थी। तुम बच्चियों ने मुझे प्रसन्न किया है, ये माखन मटकी तुम्हारी है। सच? क्या आप लड्डू गोपाल जी हो? हाँ हाँ, मैं वही हूँ। तुम बच्चे बहुत ही अच्छे हो। तुमने मेरे जन्मदिन के लिए अपने हाथों से कपड़े बनाए और मेरी मूरत का खुद से भी ज्यादा ख्याल रखा। वरना आज के दौर में बच्चे तो दूर, जवान युवाओं को भी भगवान के नाम का ज्ञान नहीं है। तुम बच्चे उन सब लोगों से अलग हो। तुम्हें जन्माष्टमी के दिन मेरी याद आती है। तुम मेरे सच्चे भक्त हो और मैं हमेशा अपने सच्चे भक्तों के साथ हूं। कभी भी खुद को अकेला मत समझना और कभी हिम्मत मत हारना। कभी भी मेरी जरूरत हो तो बस एक बार पुकारना, तुम्हारे लड्डू गोपाल तुम्हारे पास आ जाएंगे। कृष्ण जी ऐसा बोलकर गायब हो जाते हैं। दोनों बच्चियां कुछ देर के लिए तो गुमसुम सी हो गई थी, लेकिन कुछ देर बाद कहती हैं, लड्डू जी आए थे। हाँ, चलो दीदी, माखन खाते हैं। मीरा ने जाकर जैसे ही माखन की मटकी में देखा, उसमें माखन की जगह बहुत सारा सोना भरा हुआ था। दोनों कृष्ण जी के इस चमत्कार को देखकर हैरान थी। दोस्तों, यही होती है भगवान जी की कृपा, वो जिस पर चाहे उस पर बरसा दे। तो चलो एक बार हम सभी मिलकर पढ़ते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को हमारी तरफ से जन्माष्टमी की बहुत सारी बधाइयां। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, कर भला तो हो भला। ये कहानी कुछ इसी कहावत के ही इर्द गिर्द है, जो कि हम आगे जानेंगे। दरअसल रेखा अपनी बहू तानिया पर बहुत अत्याचार करती थी। तानिया बहुत सुंदर, सुशील और मासूम लड़की थी, जिसने अपने ससुराल की जिम्मेदारियों को खुशी खुशी संभाल लिया था। लेकिन रेखा एक टिपिकल सास की तरह उस पर हक जमाती थी। सुबह का दिन था। कुछ दिनों से तानिया की हालत ठीक नहीं थी। वो जैसे तैसे चाय बनाकर अपनी सास को देती है। ये लीजिए माँ जी, चाय पी लीजिए। बड़ी जल्दी ले आई चाय, अभी तो 9 बजे है। दोपहर के समय ले आती 2-4 बजे। माँ जी, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? तो कैसे कहूँ, इतना आराम आराम से क्यों आ रही है? देख रही हूँ कछुए की तरह काम कर रही है आजकल, हमें भूखा बिठा के रखती है। माँ जी, पता नहीं, मुझे बहुत कमजोरी सी महसूस हो रही है, ठीक से खड़ा भी नहीं होया जाता। मैंने आपको कहा था कि मुझे डॉक्टर के पास जाने दीजिए, पर आपने जाने नहीं दिया। अच्छा, तभी तो मुझे नाटक करके दिखा रही है। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। इतना कहते ही तानिया का जी खराब होता है और वो उल्टी करने चली जाती है।
ओहो, देख लेती हूँ कि कहीं मरमुरा तो नहीं गई। तो केशव मुझे ही बोलेगा, ले जाती हूँ डॉक्टर के पास। ऐसा कहकर रेखा अपनी बहू को पानी पिलाने के बाद डॉक्टर के पास ले जाती है, जहाँ डॉक्टर उन्हें तान्या के माँ बनने की खुशी देते हैं। ये सुनकर वो दोनों घर आ जाते हैं। अरे वाह वाह वाह, अब तो मैं दादी बनने वाली हूँ। लेकिन तू कान खोल कर सुन ले, थोड़ा रेस्ट करना है लेकिन काम भी ज्यादा करना है, समझ आई? क्योंकि मुझसे तो होगा नहीं इस उम्र में। जी माँ जी, मैं कर लूंगी। फिर तान्या के पति केशव को पता चलता है तो वो बहुत सारे खिलौने और पालना ले आता है। 2 हफ्ते बीत जाते हैं। अचानक से घर पर एक सूटकेस बैग लेकर नंद नैना घर आ जाती है, जिन्हें देखकर सास बहू खुश हो जाते हैं। अरे दीदी, आप आ गई। नमस्ते, कैसी हैं आप? नमस्ते, मैं ठीक हूँ। अरे माँ, आप कितनी सूख गई हैं। भाभी आपको ठीक से खाना बनाकर नहीं देती हैं क्या? आइए आइए, गले लगिए। अरे क्या बताऊं, इतना चिल्लाती है, ठीक से काम नहीं करती, कभी कुछ कभी कुछ। पर ये बता, तू अचानक कैसे आ गई, वो भी इतना बड़ा बैग लेकर? और दामाद जी कहाँ हैं? अरे मैं आपको खुशखबरी देने आई हूँ। मैं मम्मी और आप नानी बनने वाली हूँ, और वो मुझे अभी अभी ऑफिस काम से छोड़कर चले गए। अरे वाह, दादी के साथ नानी भी बनने का मौका। अब तू यहीं अपनी डिलीवरी करेगी ना? ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है दीदी, बधाई हो आपको। शुक्रिया। वैसे मेरी सास मुझे यहाँ पर भेज नहीं रही, इसलिए भाभी आपको मेरी अच्छे से खातिरदारी करनी है। तू चिंता मत कर, ये तेरा ख्याल रख लेगी। जा बहू, मेरी लाडो के लिए केसर वाला दूध लेकर आ। जी माँ जी। फिर तान्या अपनी नंद नैना के लिए केसर वाला बादाम का दूध लेकर आती है। कुछ देर बाद तान्या कहती है, माँ जी, मुझे कुछ खट्टा चटपटा खाने का मन कर रहा है, आप कुछ मंगवा दीजिए। तो इस दुनिया की अनोखी गर्भवती नहीं है जिसे खट्टा खाने का मन कर रहा है। बाहर से कुछ नहीं आएगा, चुपचाप से घर में एक नींबू रखा, वही नमक लगाकर चाट ले। पर माँ जी, मेरा चटपटा खाने का मन है। तभी नैना सेब खाते हुए आती है। माँ, मेरा ये सेब खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है। आपके कहने पर मैंने थोड़े खा लिए, मुझे कुछ खट्टा खाना है, प्लीज मंगवा दीजिए ना। डोसा, सांभर या चाट मंगवा दीजिए। अच्छा लगता है मेरा नातिन ये सब मांग रहा है, फिर तो देना ही पड़ेगा, वरना वो तुझे परेशान करेगा। मैं मंगवा देती हूँ तेरे लिए। अभी अभी मैंने भी खट्टा खाने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन मुझे मना कर दिया और नंद जी के लिए मंगवा दिया। काश मैं भी ये खा पाती। अब खड़ी क्या है, जाकर मेरी बेटी के लिए डोसा लेकर आ। जी माँ जी। फिर तान्या अपनी नंद के लिए डोसा लेकर आती है, जिसे वो अकेले चट कर जाती है। वक्त गुजरता है। एक गर्भवती बहू को जितने आराम की जरूरत होती है, वो आराम तान्या को बिल्कुल नहीं मिल रहा था। वो सारा दिन नंद की सेवा करती थी, कभी उसे कुछ खाने का मन करता था तो कभी उसके पैर दबाती थी। हालांकि 6-7 महीने तक अब तान्या को परेशानी होती थी, पर सास तान्या से काम करवाना नहीं छोड़ती है। रेखा अपनी गर्भवती बहू और बेटी में भेदभाव कर रही थी। ऐसे ही एक दिन, हे भगवान, ये माँ जी ने लड्डू मुझे बनाने के लिए कह दिए। अब मुझसे खड़ा होकर इस लड्डू के मिश्रण को नहीं भूना जा रहा। बैठ जाती हूँ गैस बंद करके। ये कहकर वह 2 मिनट कुर्सी पर बैठ जाती है। तभी रेखा आकर कहती है, यहाँ बैठे बैठे क्या कर रही है तू? कब से मेरी बेटी लड्डुओं का इंतजार कर रही है, तुझसे इतना भी नहीं बनाया जा रहा? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस बहुत थकान सी हो गई थी, इसलिए 2 मिनट बैठ गई। मैं अभी लेकर आती हूँ लड्डू। और माँ जी, कल चेकअप के लिए जाना था। हाँ, तो पड़ोस वाली निर्मल को ले जा, क्योंकि मुझे नैना को चेकअप के लिए ले जाना है। और तेरा नाम सरकारी अस्पताल में दर्ज करा दिया है, तेरी डिलीवरी वहीं होगी। पर माँ जी, केशव जी ने, मैंने उससे बात कर ली है। माँ जल्दी आ जाओ, नागिन वाला सीरियल शुरू हो गया है। सास बहू दोनों टीवी देखने चली जाती हैं। वहीं तान्या इतने समय से खुद पर सास नंद का अत्याचार सह रही थी। केशव को इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी, क्योंकि वो काम में ज्यादा व्यस्त रहता था। फिर एक रात तान्या को लेबर पेन शुरू हो जाता है। केशव, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी से अस्पताल ले चलो। माँ जी ने इसी सरकारी अस्पताल में मेरा नाम दर्ज करवाया है, वहीं चलना। पर वहाँ क्यों? तुम परेशान मत हो, मैं ले चलता हूँ, माँ को बुलाता हूँ। फिर सास और केशव तान्या को सरकारी अस्पताल में ले जाते हैं, जहाँ कुछ देर बाद वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है।
रेखा अपने पोते को गोद में लेकर बहुत खुश थी। वहीं 2 दिन बाद नैना के भी पेट में दर्द होता है। माँ, मुझे अभी लेबर पेन क्यों हो रहा है? मेरी डिलीवरी डेट तो 3 हफ्ते बाद की है। माँ, हॉस्पिटल ले चलो। हाँ, परेशान मत हो, बहू जाकर केशव को बोल गाड़ी निकाले। फिर केशव गाड़ी में सबको बिठाकर प्राइवेट हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां नैना का प्री मैच्योर बच्चा हो जाता है और उसकी डिलीवरी सी सेक्शन से होती है। 2 हफ्ते बच्चा ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, फिर दोनों को घर लाया जाता है। आइए दीदी, संभाल कर आइए, टांके कमजोर हैं आपके, डॉक्टर ने हिलने डुलने को मना किया है। मुझे पता है भाभी। माँ, मेरे बच्चे को दूध पिला दीजिए। अरे मुझे डर लग रहा है पकड़ने में, इतना रूई जैसा बच्चा किया है तूने। मैं पिला दूंगी माँ जी, आप निहाल को गोद में रखिए, वो सो रहा है, अगर उठ गया तो रोता रहेगा। इतना कहकर तान्या अपनी नंद के बच्चे को संभालती है और उसकी केयर करती है। 1 हफ्ते बाद नैना को पेट की तरफ बहुत दर्द होता है। माँ, भाभी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। माँ, क्या हुआ दीदी, आप उठी क्यों थी? पता नहीं, टांकों की तरफ बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी हॉस्पिटल चलो। सरकारी वाला पास में है, यहीं चलते हैं। फिर तान्या और रेखा नैना को सरकारी अस्पताल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उसे एग्जामिन करके कहता है, ओहो, इनके टांके खुल गए थे, लेकिन अब डरने वाली कोई बात नहीं है। स्टिचेस दोबारा लगा दिए गए हैं। बहुत लापरवाही से काम किया है जिस भी डॉक्टर ने किया है, और डिलीवरी तो इनकी नॉर्मल भी हो सकती थी। पैसा बनाने के लिए प्राइवेट डॉक्टर्स ने लूट लिया है आपको, और अब आपकी बेटी इतनी परेशान है। देखिए, आपकी बहू की कितने अच्छे से डिलीवरी हुई थी, बस लोगों ने हवा बना के रखा है कि सरकारी हॉस्पिटल ठीक नहीं है। अच्छा, मुझे दूसरे पेशेंट को देखना है, आप उनके साथ रहिए। आप सही कहते हैं डॉक्टर साहब, बहू मैंने तेरा कितना बुरा करना चाहा, तेरी फिक्र नहीं की, तुझसे काम करवाया, तुझे इस अस्पताल में भेज दिया, जो भेदभाव किया है उसी के कारण आज मेरी बेटी परेशान है, मुझे माफ कर दे बहू। भाभी, मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे आपको ऐसे ऑर्डर नहीं देने चाहिए थे। आपकी तरह मैं भी काम करती तो मेरा बच्चा आज ठीक होता, और मेरे बच्चे का ख्याल रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे माँ जी, दीदी, आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। इंसान को अपनी गलतियों का पछतावा हो जाए तो और क्या चाहिए। आप और मेरी गुड़िया जल्दी ठीक हो जाएंगी। शुक्रिया भाभी। इस तरह रेखा को अपनी बहू और बेटी में फर्क करने का नतीजा मिल जाता है, जिसके बाद सब एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।